एवरीवन, मैं प्रियंका चौधरी आप सभी का अपने प्यार से यूट्यूब चैनल हिंदी कैफे में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज के इस वीडियो मॉड्यूल में हम पढ़ने वाले 9th क्लास काव्यखंड की पोइम ग्रामश्री, जिसके कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं। तो बच्चों, सबसे पहले कविता का जो शीर्षक है ग्रामश्री, उसका अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ है ग्राम अर्थात गांव और श्री अर्थात शोभा। तो इस प्रकार ग्रामश्री का अर्थ हुआ गांव की शोभा। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम कवि परिचय, फिर कविता परिचय और फिर कविता की वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन इजी लैंग्वेज में व्याख्या करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो। और यदि डियर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कवि परिचय। छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के चितेरे कवि हैं। जैसा कि बच्चों, मैं आपको एक वीडियो में और भी बता चुकी हूँ कि जो छायावादी युग था, उस छायावाद युग के प्रमुख 4 कवि रहे हैं: सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो जो हमारे कवि हैं सुमित्रानंदन पंत जी, इनका जन्म 20 मई सन 1900 को उत्तरांचल प्रदेश के अल्मोड़ा जिले के कोसानी नामक गांव में हुआ। इनका मूल नाम गोसाई दत्त था, माता का नाम सरस्वती देवी और पिता का नाम पंडित गंगादत्त पंत था। इन्होंने सन 1938 में रूपाब पत्रिका निकाली और सन 1950 से 1957 तक की आकाशवाणी के हिंदी परामर्शदाता रहे। पंत जी को नेहरू पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इनका निधन सन 1977 में हुआ। कविता परिचय। ग्रामश्री कविता में सुमित्रानंदन पंत जी ने गांव की प्राकृतिक सुषमा और समृद्धि का मनोहारी अर्थात मन को हरने वाला, मन को अच्छा लगने वाला चित्रण किया है। इसमें खेतों की लहलहाती फसलें, फल फूलों से लदी डालियों, बाग बगीचों में अनेक प्रकार के सुंदर फूल, उन पर मंडराती तितलियां, यमुना तट की रंगीन रेत, पानी में क्रीड़ा करते पक्षी आदि का ऐसा सजीव चित्रण किया है कि इनका बिंब, इनका चित्र हमारी आंखों के सामने साकार हो उठता है। अर्थात जब हम इस कविता को पढ़ते हैं तो ये सारी बातें पढ़कर हमें ऐसी लगती है जैसे ये इस क्षण हमारे सामने ही हो रही हो। फर्स्ट पैराग्राफ देखिए। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली, तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने गांव की प्राकृतिक शोभा का वर्णन किया है और कवि गांव की शोभा को देखकर भावुक हो उठते हैं और कहते हैं कि फैली हुई है खेतों में दूर तलक, तलक अर्थात तक, मखमल की कोमल हरियाली। कवि कह रहे हैं कि गांव के खेतों में दूर दूर तक अर्थात जहां तक मैं देखता हूं वहां तक हरियाली फैली हुई है। और वो हरियाली कैसी लग रही है? मखमल की कोमल हरियाली। और वो दूर तक फैली हुई हरियाली मखमल के समान कोमल व सुंदर है। लिपटी जिससे रवि की किरणें, लिपटी हुई है जिससे रवि अर्थात सूर्य की किरणें। और कवि कह रहे हैं कि उस हरियाली पर जब सूर्य की किरणें पड़ती है या जब सूर्य की किरणें उस हरियाली से लिपट जाती है तो उस समय चांदी की सी उजली जाली, उजली अर्थात उज्ज्वल। तो कवि कह रहे तो वो सूर्य की किरणें ऐसी प्रतीत होती है जैसे चांदी एक जाली बना रही है। और ऐसा प्रतीत क्यों होता है? बच्चों, आपने देखा होगा प्रातःकाल खेतों में फसलों के ऊपर ओस की बूंदें विराजमान रहती है। तो जब उस हरियाली पर विराजमान ओस की बूंदों पर जब सूर्य की उज्जवल किरणें पड़ती हैं तब उसकी चमक और भी बढ़ जाती है और वो चमक कवि को चांदी की जाली के समान लग रही है। तिनकों के हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। तिनकों के हरे हरे तन, तन अर्थात शरीर पर हिल रहा है हरित हरा रुधिर रक्त रहा है झलक झलक। कवि कह रहे हैं जब सूर्य की किरणें तिनकों पर पड़ती है तो उनके हरे हरे तन, तन अर्थात शरीर पर, यहाँ पर पौधों की तिनकों का कवि ने मानवीकरण किया हुआ है। इसलिए कवि कह रहे हैं कि जब तिनकों के हरे हरे तन पर हरापन ऐसा प्रतीत होता है उस समय जैसे कि मानो जब वो हिलते हैं तब उस समय उनका हरा रक्त झलक रहा हो। श्यामल भूतल पर झुका हुआ, श्यामल हरे और नीले रंग का मिश्रित रंग सांवला,
भूभूमि पर तल सतह पर झुका झुका हुआ है। कवि कह रहे कि जब हम धरती को दूर तक देखते हैं तो दूर तलक देखने पर धरती आगे से हमें सांवली नजर आने लगती है और वहां पर हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे आसमान और धरती का मिलन हो रहा है, क्योंकि काफी दूर तक धरती को देखने पर वास्तविक रूप से ऐसा ही प्रतीत होता है जैसे धरती और आसमान मिले हुए हो। तो उस दृश्य को देखकर कवि कह रहे कि नभ का चिर निर्मल नील फलक, नभ अर्थात आसमान का, चिर लंबे समय तक, सदैव, निर्मल स्वच्छ नील नीला फलक वस्त्र। तो कवि कह रहे कि उस किस दृश्य को, धरती और आकाश के जो मिलन हो रहा है उस दृश्य को देखकर ऐसा प्रतीत होता है या हमें ऐसा लगता है कि जैसे आसमान ने अपने सदैव रहने वाले नीले स्वच्छ फलक से या वस्त्र से पृथ्वी को ढक लिया हो। सेकंड पैराग्राफ देखिए। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली, अरहर ही सनई की सोने की, किंकिनियां है शोभाशाली, उड़ती भीने तैलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि पंत जी गेहूं और जौ की निकली हुई बालियों को देखते हुए कह रहे हैं कि रोमांचित सी लगती है, रोमांचित अर्थात प्रसन्नता व्यक्त करती हुई सी लगती है। कौन? वसुधा अर्थात पृथ्वी। क्यों लग रही है? आई जो गेहूं में बाली, जौ और गेहूं में। कवि कह रहे हैं कि गेहूं और जौ के पौधों की निकली बालियों को देखने से ऐसा लगता है जैसे उनके माध्यम से धरती रोमांचित हो उठी है, अर्थात धरती अपने हृदय की प्रसन्नता व्यक्त कर रही है। अरहर सनई की सोने की, किंकिनियां है शोभाशाली। अरहर सनई, सनई भी एक पौधा होता है जिसकी छाल के रेशे से रस्सी बनाई जाती है, कि सोने की, किंकिनियां करधनी, करधनी अर्थात जो कमर पर बांधा जाने वाला घुंघरूदार गहना होता है उसे क्या बोलते हैं? करधनी है। शोभाशाली मतलब सुंदर लग रही है। और कवि कह रहे हैं कि खेतों में उगी अरहर और सनई की फलियां और फूल जो कि पीले रंग के होते हैं वो ऐसे लग रहे हैं कि मानो उन्होंने सोने से बनी करधनी धारण कर रखी हो और वो करधनी को धारण किए हुए बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली। उड़ती भीनी धीमे धीमी गति से, तैलाक्त तेल से सनी हुई, गंध खुशबू, फूली फूल गई है सरसों, सरसों पीली पीली। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि सरसों की फसल के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि जब सरसों की फसल फूल जाती है, अर्थात जब सरसों पर पीले रंग के फूल आ जाते हैं, तब चारों तरफ वातावरण में उनकी भीने भीने तेल की सुगंध आती है जो प्रत्येक प्राणी के मन को अच्छी लगती है। लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। लो हरित धरा, हरित हरी धरा पृथ्वी से झांक रही है नीलम की कली तीसी नीली। तीसी नीली अर्थात अलसी के नीले फूल। यहाँ अलसी की फसल के बारे में बताते हुए कवि कह रहे हैं कि जो अलसी की फसल होती है उस पर नीले रंग के फूल आते हैं, तो नीले रंग के फूल हरी भरी धरती पर इस प्रकार झांक रहे हैं कि जैसे कोई नीलम झांक रहा है। नेक्स्ट देखिए। रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखिया मटर खड़ी, मखमली पेटियों सी लटकी छिमिया छिपाए बीज लड़ी। फिरती है रंग रंग की तितली रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूले फिरते हो फूल स्वयं उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि फूलों, फसलों और तितलियों का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखिया मटर खड़ी। रंग रंग विभिन्न प्रकार के रंगों के फूलों में रिलमिल मिलजुल कर हंस रही सखिया मटर खड़ी, कि जब मटर की फसल पर रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं तो वो मटर के रंग बिरंगे फूल खड़े हुए ऐसे लगते हैं कि मानो बहुत सारी सखियां खड़ी होकर हंस रही हो। मखमली पेटियों सी लटकी। और कवि कह रहे हैं कि जो रंग बिरंगे फूल हैं उन रंग बिरंगे फूलों के मध्य मटर की फलियां लटकी हुई है जो मखमली पेटियों के समान कोमल लगती है। छिमिया छिपाए बीज लड़ी। छिमिया अर्थात मटर की फलियां, छिपाए हुए हैं बीजों की लड़ी लड़ियां। और कवि कह रहे हैं कि मटर की फलियां ऐसी लग रही है जैसे उन्होंने अपनी पेटी अर्थात फलियों में मटर के दानों की लड़ियां छिपा रखी हो।
फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से तितलियों के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि नाना प्रकार की, अनेक प्रकार की तितलियां रंग बिरंगे सुंदर फूलों पर उड़ रही हैं। फूले फिरते हो फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। फूले फिरते हो फूल स्वयं, फूल स्वयं ही फूले फिर रहे हैं, मतलब प्रसन्न हो रहे हैं। उड़ 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 कर वृंतों से वृंतों पर, मतलब टहनियों से टहनियों पर, या एक फूल से दूसरे फूल पर। तो कवि कह रहे हैं कि वहां इतने ज्यादा फूल हैं कि मानो ऐसा लगता है जैसे फूल स्वयं ही दूसरे फूल पर, उनकी टहनियों पर गिर रहे हो, और दूसरे फूलों पर, उनकी टहनियों पर गिरकर फूल स्वयं ही फूले नहीं समा रहे हो, अर्थात उन्हें बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, झर रहे पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली। महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाडिम, आलू गोभी बैंगन मूली। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि वसंत ऋतु के आगमन के समय उपस्थित होने वाली प्राकृतिक दृश्यों का मनोहारी वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली। अब रजत, चांदी, स्वर्ण, सोने, मंजरियों, आम के नन्हे फूलों के गुच्छे को कहा जाता है मंजरी, से लद गई है आम्र, आम के तरु पेड़ की डाली डालियां। कवि कहते हैं कि आम के पेड़ की डालियां अब चांदी और सोने अर्थात सुनहरे रंग की मंजरियों से, अर्थात आम के नन्हे फूलों के गुच्छों से लद गई है, जिससे उन पर अब फल लगने की आशा हो गई है। झर रहे डाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली। झर गिर रहे हैं डाक, डाक एक वृक्ष है, पीपल भी एक वृक्ष है, कि दल समूह से हो उठी है कोकिला, कोकिला मतवाली, मतवाली मतलब मस्ती में भर गई है। कवि कह रहे हैं कि डाक और पीपल की जो वृक्ष है, उन पीपल के वृक्षों से पत्ते झड़ रहे हैं, और वसंत ऋतु के ऐसे सुहावने व सुंदर वातावरण में कोयल भी मस्ती में भरकर कूक रही है, गाना गा रही है। महके कटहल मुकुलित जामुन, महके महकने लगा है कटहल, कटहल मुकुलित आधा खिला हुआ है जामुन, जामुन। कवि कह रहे हैं कि जो कटहल है वो महकने लग गया है, अर्थात सुगंध छोड़ने लग गया है, और जो जामुन है वो जामुन भी आधे खिले हुए हैं, अर्थात अभी पूरी तरह से पके नहीं है। जंगल में झरबेरी झूली, झरबेरी अर्थात छोटे छोटे बेरों वाली झाड़ियां, झूली झूलने लगी है। और कवि कह रहे हैं कि जंगल में छोटी छोटी बेर की झाड़ियां भी झूल उठी, अर्थात उस पर बेर लग गए हैं, और बेर लगने के कारण झाड़ियां धरती पर झुक गई है, जिसके कारण वो झूलती हुई प्रतीत हो रही है। फूले आड़ू नींबू दाडिम, आलू गोभी बैंगन मूली। फूले फूल गए हैं, आड़ू, आड़ू नींबू दाडिम अर्थात अनार, आलू गोभी बैंगन मूली। और कवि कह रहे हैं कि आड़ू, नींबू, अनार, आलू, गोभी, बैंगन, मूली आदि फल और सब्जियां खूब फूल रही है, क्योंकि ये सर्दी की फसल है और अब वसंत ऋतु आ गई है और इनके जाने का समय हो गया है, इसलिए ये खूब फूल रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखिए। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर, अमली से तरु की डाल जड़ी। लह लह पालक महमह धनिया, लौकी ओ सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि पंत जी ने ऋतु के अनुरूप फूलों, फलों और सब्जियों का सुंदर वर्णन किया है। वसंत ऋतु के आगमन पर सभी प्रकार के फल पक गए हैं, और कवि अमरूद के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी, चित्तियां अर्थात धब्बे या निशान। कवि कह रहे हैं कि अब अमरूद पीले रंग के होने के कारण अब मीठे हो गए हैं, अर्थात वो पूरी तरह से पक गए हैं, जिसके कारण उन पर लाल रंग की चित्तियां अर्थात निशान पड़ गए हैं। पक गए सुनहले मधुर बेर, सुनहले सुनहरे मधुर मीठे बेर, बेर, और इसी प्रकार बेर भी पक गए हैं, जिससे वो बहुत मीठे हो गए हैं। अमली से तरु की डाल जड़ी, अमली छोटे आंवले को कहा जाता है। छोटा आंवला मतलब आंवला तो पका नहीं है, तो अमली छोटे आंवले से तरु पेड़ की डाल डाल जड़ी जड़ गई है। और कवि कह रहे हैं कि आंवले की वृक्ष की टहनियों पर भी अत्यधिक मात्रा में छोटे छोटे आंवले लग गए हैं, और वो ऐसे लग रहे हैं जैसे आंवले के पेड़ पर आंवले रूपी नगों को जड़ दिया गया हो। लह लह पालक, लह लह मतलब लहलहा रहा है,
पालक पालक मह मह महका रहा है, महक रहा है धनिया धनिया। कवि कह रहे हैं कि जो पालक है वो पूरे खेत में लहला रहा है, अर्थात अब पालक भी पूरी तरह से पक गया है और धनिया पक जाने के कारण धनिये की महक भी पूरे वातावरण में फैल गई है। लौकी ओ सेम फली फैली, लौकी लौकी ओ और सेम सेम की फली फलियां फैली फैल गई हैं। और कवि कह रहे हैं कि लौकी और सेम की फलियां अब पूरी तरह से फैल गई है। मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। कवि कह रहे हैं कि जो टमाटर है वो भी पककर लाल रंग के मखमल के समान लग रहे हैं, अर्थात बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट से दिखाई दे रहे हैं। और जो मिर्च है उन मिर्चों के गुच्छे ऐसे हैं वो पौधों पर इस प्रकार लग रहे हैं जैसे कोई बड़ी हरी थैली लटक रही हो। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई तट पर तरबूजों की खेती, अंगुली की कंघी से बगुले कलंगी संवारते हैं कोई, तिरते जल में सुरखा पुलिन पर मगरोठी रहती सोई। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने गंगा नदी के तट के प्राकृतिक दृश्य को शब्दों द्वारा एक सच्चा रूप प्रदान किया है। और कवि कह रहे हैं कि बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, बालू रेत के सांपों से अंकित मतलब बनाई हुई, चित्रित की हुई गंगा की सतरंगी 7 रंगों वाली रेती रेत। कवि कह रहे हैं कि गंगा के किनारे जो सतरंगी रेत है वो हवा और पानी के बहाव के कारण टेढ़ी मेढ़ी इस प्रकार इस तरह से फैली हुई है जैसे कोई सांप उस सतरंगी बालू या रेत पर अपने निशान छोड़ गया हो। सुंदर लगती सरपत छाई तट पर तरबूजों की खेती, सुंदर लगती, सुंदर लग रही है सरपत घास पात या तिनके छाई छाए हुए तट किनारे पर तरबूजों की खेती। और कवि कह रहे हैं कि गंगा के किनारे पर उगी हुई घास और वहां पर किसानों के द्वारा की गई हुई तरबूजों की खेती बहुत ही सुंदर लग रही है। अंगुली की कंघी से बगुले कलंगी संवारते हैं कोई, अंगुली उंगली की कंघी से बगुले बगुले कलंगी सिर के ऊपर का भाग को संवारते, संवारना, संवारते अर्थात संवारना है कोई। कवि कह रहे हैं कि जब बगुला शिकार करता है तो वह अपने एक पंजे को अपने सिर के ऊपर कर लेता है, तो वह ऐसा लगता है कि जैसे सिर पर लगी हुई कलंगी को उंगली की कंघी से संवार रहा हो और उस समय वह बहुत सुंदर लगता है। तिरते जल में सुरखाब पुलिन पर मगरोठी रहती सोई, तिरते तिर रहे हैं, जल में सुरखाब एक पक्षी है जिसको चक्रवाक पक्षी कहा जाता है, हम चकवा भी कह सकते हैं। पुलिन किनारे पर, मगरोठी, मगरोठी भी एक पक्षी है, रहती रहती है सोई सोई। कवि कह रहे हैं कि सुरखाब एक पक्षी का नाम है जिसे चकवा भी कहते हैं, तो वह सुरखाब पक्षी गंगा के पानी में तैर रहा है और जो मगरोठी पक्षी है वो गंगा के किनारे पर सोई हुई है। क्लियर। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ देखिए। हसमुख हरियाली हिम आतप सुख से अलसाए से सोए, भीगी अंधियाली में निशी की तारक स्वप्नों में से खोए, मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम जिस पर नीलम नभ आच्छादन, निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत निशोभा से हरता जन्म। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने गांव की प्राकृतिक सुंदरता का अपनी अनुपम भाषा शैली और कल्पना द्वारा मनमोहक चित्र सा दिखा दिया है कि जो गांव की सुंदरता है वो कितनी निराली और अनोखी है। हसमुख हरियाली हिम आतप सुख से अलसाए से सोए। हसमुख, हसमुख है हरियाली, हरियाली हिम सर्दी की, आतप धूप से, सुख से, अलसाए आलस्य से भरे हुए से, सोए सोए हुए हैं। कवि कह रहे हैं कि जब दिन में सर्दी के अंदर धूप आती है तो हरियाली बहुत ही हसमुख सी दिखाई देती है और जब सूर्य की किरणें उस हरियाली पर पड़ती है तो हरियाली थोड़ी नीचे झुक जाती है। उस समय कवि को ऐसा लगता है जैसे हरियाली सुख से अलसाकर सो रही है। भीगी अंधियाली में निशी की, भीगी भीग गई है अंधियाली अंधेरे में निशी रात की। और कवि कह रहे हैं कि सर्दी की रात के अंधेरे में जब उस हरियाली पर उसकी बूंदें गिरती हैं तो वह हरियाली रात के अंधेरे में भीगी हुई सी लगती है। तारक स्वप्नों में से खोए, तारक तारे, स्वप्नों सपनों में से, खोए खोए हुए हैं। तब हरियाली के ऊपर जो ओस की बूंदें पड़ी होती है उन पर थोड़ी थोड़ी जो तारों की चमक आ रही होती है
तो ऐसा लगता है जैसे हरियाली तारों के सपनों में खोकर सो रही है। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम जिस पर नीलम नभ आच्छादन। मरकत पन्ना नामक रत्न को कहा जाता है। मरकत डिब्बे डिब्बे सा के समान खुला खुला हुआ है ग्राम गांव जिस पर नीलम नभ आकाश आच्छादन ढका हुआ है। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से सर्दी का अंत होने पर ग्राम का जो शांत रूप है उसके बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि जो गांव है वो सर्दी के अंत होने पर इस प्रकार लग रहा है जैसे कोई पन्ना नामक रत्न का डिब्बा खोलकर रख दिया हो और डिब्बे के ऊपर कवि को नीला आकाश इस प्रकार लग रहा है कि जैसे नीलम ने उसे ढक रखा हो। निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत। निरुपम जिसकी उपमा न दी जा सके, अनोखा, अद्भुत। हिमांत सर्दी के अंत में, स्निग्ध कोमल, शांत शांत है। और कवि कह रहे हैं कि जब सर्दी का अंत हो जाता है तब जो चारों तरफ कोमल शांति छा जाती है तो उस समय वो इतना सुंदर लगता है कि उसकी कोई उपमा नहीं कर सकता, अर्थात वो दृश्य बड़ा ही अनोखा होता है। निज शोभा से हरता जनमन। निज अपनी शोभा से हरता, मन को प्रसन्न करता है, आकृष्ट करता है जन लोगों के मन को। और कवि अंत की पंक्ति में कह रहे हैं कि वह वातावरण, वह गांव अपनी शोभा से प्रत्येक लोगों का मन हर लेता है, अर्थात प्रत्येक प्राणी को वह दृश्य और उस दृश्य की शोभा बहुत ही अच्छी लगती है। थैंक यू।